हेलो एवरीवन। चलिए, मैं आरसी मीणा, पीजीटी बायोलॉजी, जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा से आपको बायोलॉजी 12th क्लास का यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं 2 चैप्टर डिस्कस कर चुका था। थर्ड जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन समझना है। इस थर्ड चैप्टर के अंदर ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है। दूसरा जो है बीवी पैरस है। बीवी पैरस है। बीवी पैरस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। सीधा सा बात हो गया कि बीवी पैरस का मतलब है कि ये जो ह्यूमन है सीधा यंग वंश को बर्थ देता है। ओवीपेरस एनिमल्स के अंदर डायरेक्ट यंग वंश को बर्थ नहीं दिया जाता। इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ह्यूमन फीमेल के इनसाइड, बॉडी के इनसाइड प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर में होता है। दूसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस किए थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करने वाले जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को वो शो करते हैं। क्या क्या इवेंट्स हैं आपने डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीनों को हमें यहाँ पे अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो देखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, formation of the sperm and ova, that is known as the gametogenesis. After that, how to gamete transfer? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज़ है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर मीन्स इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द sperm, male gamete into female genital tract, that is known as the insemination. So insemination is the process for the gamete transfer. Gametogenesis and insemination, that are included in the pre-fertilization event. And in fertilization, fusion of gametes, fusion of sperm and ova, that is take place in the fertilization event. And in post-fertilization event, formation of the zygote, formation of the blastocyst, and the attachment of the blastocyst to the uterine wall, that is known as the implantation. And after implantation, gestation means development of the embryonic development, pregnancy or embryonic development. After completion of the gestation period, the last event of the post fertilization, that is parturition. Parturition means birth, delivery of the baby. That are the events that include
in the sexual reproductive events in human. Okay, after discussing the events of the reproduction in human, we have to know about reproductive system. You know, for the reproduction process, higher animals and plants have a particular system for performing the particular physiology. तो उस फिजियोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन के अंदर भी और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Reproductive system that is necessary to maintain the continuity of the species generation. This system is not necessary to alive, but it is necessary to maintain the species generation. Okay, now first of all we will discuss the reproductive system in the male इंडिविजुअल. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं. देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कुछ ऑर्गेन्स का, पर्टिकुलर ऑर्गेन्स का हम बात करें, तो उनको हम 4 चीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, एंड एसेसरी duct and accessory glands, and last is external genitalia. ये सारी चीज़ें मिलकर के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाती है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स टेस्टिस. One pair testis act as a primary sex organ, and some accessory duct are associated with the testis, and accessory glands are also associated in the reproductive system, and external genitalia is also part of the reproductive system. Okay, ये सारा स्ट्रक्चर को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस डायग्राम्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बनाएंगे, तब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. तो बच्चों, हमने देखा कि मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, दैट इज द टेस्टिस. टेस्टिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर of this reproductive system. testis are one pair. testis one pair है ह्यूमन के अंदर, and these are present in the abdominal, outside of the abdominal cavity. but देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक लॉजिक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट डेवलप्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी. टेस्टिस आर प्रोड्यूस इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट बिफोर द बर्थ दीज टेस्टिस आर migrate into the scrotum through the inguinal canal. ये जो टेस्टिस हैं, इनको हम बिफोर बर्थ ये क्या करते हैं, एक कैनाल के थ्रू, इंग्यूनल कैनाल है, उससे कहाँ आ जाते हैं? स्क्रटम के अंदर आ जाते हैं. टेस्टिस माइग्रेट होकर के और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं. ये हो जाता है टेस्टिस. और ये जो स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द स्क्रटम. ये क्या है? स्क्रटम. टेस्टिस एंड स्क्रटम दोनों
अब हो गया ये बॉडी के आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इनसाइड कब होते हैं? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट बिफोर द बर्थ दे आर माइग्रेट इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। ये कौन सा कैनाल के थ्रू ट्रांसफर होता है? इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। ये जो कैनाल है, इस कैनाल को हमने नाम दिया है इंग्यूनल कैनाल। ओके, इंग्यूनल कैनाल से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ये डिसेंडिंग होना, इसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस। ये जो मैकेनिज्म है इसको बोल देंगे डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का डिसेंडिंग है, डिसेंड होना। टेस्टिस क्या हो गए? डिसेंड हो गए। कहाँ? स्क्रटम के अंदर। ओके, चलिए दूसरा चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रटम। अब स्क्रटम का और टेस्टिस का कोरिलेशन अगर हम समझें तो क्या होगा कि स्क्रटम के अंदर किस तरीके से टेस्टिस अरेंज्ड होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने बताया कि दोनों टेस्टिस ह्यूमन के अंदर कहाँ आ गए? आउटसाइड द बॉडी। ये टेस्टिस किसके अंदर हैं? किसके अंदर है? ये है स्क्रॉटम। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ग्यूबिनेकुलम। ग्यूबिनेकुलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है इस पर्टिकुलर प्लेस पर। ये ग्यूबिनेकुलम क्या करता है? ये टेस्टिस को और स्क्रोटम को दोनों को अटैच करता है, यानी कि अटैच द टेस्टिस विद द बॉल ऑफ द स्क्रोटम। ये स्क्रोटम का बॉल है, ये स्क्रोटम का बॉल हो गया। दिस इज द स्क्रोटम बॉल, यानी कि लूज स्किन एंड द स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द लूज स्किन। यहाँ स्मूथ मसल्स होगा, ये स्मूथ मसल्स हैं। ओके, ये क्या है? स्मूथ मसल्स किसके नीचे है? स्किन के नीचे। ये जो बीच में है ये क्या है? स्क्रोटल सेप्टम है, स्क्रोटल सेप्टम। चलिए दूसरा चीज, एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ मसल्स दिखाई देती हैं, यहाँ पे मसल्स हैं, यहाँ मसल्स दिखाई देगी, इस जगह मसल्स है। इनको बोलते हैं, कौन सा मसल्स बोलेंगे? इनको हम क्रीमास्टर मसल्स, इसको बोला जाता है क्रीमास्टर मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स, क्रीमास्टर मसल्स होती है टेस्टिस के ऊपर। ई लगा दीजिए हमें। क्रीमास्टर मसल्स को और थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, टेस्टिस के ऊपर है। चलिए अब दूसरा चीज़ एक और है कि इस टेस्टिस से यहाँ से एक ट्यूब अराइज होता है। यहाँ से एक क्या होगा? ट्यूब अराइज होगा। ये ट्यूब हमने देखा कि यहाँ टेस्टिस से एक ट्यूब अराइज होता है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? वास डिफरेंस टेस्टिस से अराइव हुआ। ये एक यूँ समझिए कि टेस्टिस का लोकेशन है, टेस्टिस की पोजीशन है, और उससे संबंधित जो भी जितना स्ट्रक्चर्स, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो है। ये पूरा पाउच क्या है? स्क्रोटम है। स्क्रोटम का जो रोल होता है, ये स्क्रोटम
इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? इट मेंटेन द लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी से टेम्परेचर को लो मेंटेन रखता है, और लो जो टेम्परेचर होता है वो इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं उसके लिए कंपलसरी होता है। दैट हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए लो टेम्परेचर का होना जरूरी है बॉडी की तुलना में। एक और देखा था, जब डिसेंडिंग होता है टेस्टिस का, ड्यूरिंग द डिसेंडिंग, चलिए पहले और दूसरा एक दो बातें और समझ लीजिए टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस ओरिजिनेट होता है मीजोडर्म से। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मीजोडर्म, यानी कि मीजोडर्मल ओरिजिन है, एंड डेवलप ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इनसाइड द बॉडी, एंड दे बिफोर द बर्थ दे माइग्रेट इनटू स्क्रॉटम through the inguinal canal. This process is called descent of the testis. After descent of the testis, inguinal canal is occupied the spermatid cord. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बना है क्रीमेस्टर मसल्स, क्योंकि मैंने यहाँ बताया आपको कि ये जो इंग्यूनल कैनाल्स होती हैं, जो जिनसे टेस्टिस इनसाइड से आउटसाइड आता है, तो ये इंग्यूनल कैनाल ये टेस्टिस पर बाद में क्या बना देती है, यही जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स है, ये क्या बन जाएगी, इसी पर टेस्टिस पर ये एक कॉर्ड बना देती है। ये क्या बना देगी? कॉर्ड। स्पर्मेटेड कॉर्ड बोलेंगे उसको, स्पर्मेटेड कॉर्ड। स्पर्मेटेड कॉर्ड बन जाता है। कौन सा? ये इंग्यूनल कैनाल जो है, इंग्यूनल जो कैनाल है, जब डिसेंडिंग हो गया टेस्टिस का, उसके बाद दैट इज ऑक्यूपाइज्ड इनटू द स्पर्मेटेड कॉर्ड। ये स्पर्मेटेड कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी इंग्यूनल कैनाल बाय स्पर्मेटेड कॉर्ड। स्पर्मेटेड कॉर्ड का कंटेंट क्या क्या होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या हो सकता है इसके अंदर। आर्टरी है, वेन है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और यहाँ से जो वासर डिफरेंस जाता है, ये वाला जो ये वासर डिफरेंस है, ये भी इस स्पर्मेटेड कॉर्ड के अंदर है। और दूसरा क्रीमेस्टर मसल्स भी इस स्पर्मेटेड कॉर्ड का पार्ट हो जाता है। तो स्पर्मेटेड कॉर्ड कंसिस्ट फ्रॉम क्रीमेस्टर मसल्स, वासर डिफरेंस, आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ये सारा चीज़ किसके अंदर है? स्पर्मेटेड कॉर्ड के अंदर। चलिए दूसरा एक और बात है, मान लो ये टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया। कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रहता है, यानी टेस्टिस जो है उसका पोजीशन होता है वो एब्डोमिनल टेस्टिस कहलाएंगा, कि यानी एब्डोमिनल टेस्टिस आर प्रेजेंट इन सम ऑफ द एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट एंड बैट्स and some of aquatic mammals like dolphin and whale. तो एलिफेंट, व्हेल, डॉल्फिन एंड बेट, ये बैट के अंदर, चमगादड़ के अंदर, इन सब के अंदर कौन सा है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस है, यानी कि एब्डोमिनल टेस्टिस होगा। बट बाकी जितना मैमल्स है उनके अंदर क्या है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी टेस्टिस है। टेस्टिस किस में आ जाता है? स्क्रटम के अंदर आ जाता है। चलो अब ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में बाई चांस टेस्टिस आउटसाइड बॉडी नहीं आया, कोई फेल्योर ऑफ द डिसेंड हो गया। क्या है? फेल्योर ऑफ द डिसेंड भी हो जाता है। फेल्योर ऑफ डिसेंड मतलब क्या हुआ कि टेस्टिस माइग्रेट नहीं होता है एब्डोमिनल कैविटी से, और एब्डोमिनल कैविटी से माइग्रेट नहीं होगा, इट मीन्स फेल्योर ऑफ द डिसेंड ऑफ टेस्टिस, दैट इज नोन एज द क्रिप्टरकाइडिज्म। क्रिप्टरकाइडिज्म, ये इसका मीनिंग है। क्रिप्टरकाइडिज्म मतलब फेल्योर ऑफ द डिसेंड ऑफ टेस्टिस। failure of descent of टेस्टिस का डिसेंड नहीं होना, ये क्रिप्टरकाइडिज्म
प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर, किसी ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर टेस्टिस कहाँ रह गया, एब्डोमिनल कैविटी में रह गया, यानी कि स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आया, यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुआ। तो क्या किया जाएगा फिर, इसको देखो, इसको ट्रीट किया जा सकता है जब तक वो ह्यूमन मेल चाइल्ड जो है 18 मंथ का है, 18 मंथ तक इसको सर्जिकली इनको माइग्रेट किया जा सकता है। दे कैन ट्रीटेड, it is treated by surgically before 18 month from the बर्थ से 18 मंथ तक इसको सर्जिकली, इनको टेस्टिस को क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। बट अगर मान लीजिए ट्रीट नहीं हुआ और अनट्रीटेड रह गया, अनट्रीटेड रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, स्टेरिलिटी का रिजल्ट आ जाता है कि इफ़ टेस्टिस आर अनट्रीटेड देन द स्टेरिलिटी इज प्रोड्यूस्ड, तो इट रिमेन अनट्रीटेड, रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। बिकॉज क्यों आएगी स्टेरिलिटी, बिकॉज डेथ ऑफ द जर्म सेल ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, बॉडी का जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से जो टेस्टिस के अंदर की जो जर्म सेल है वो नष्ट हो जाती है, और जिससे इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। इनसाइड और आउटसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आसानी से हो जाए, स्पर्म का प्रोडक्शन आसानी से हो जाए, इसीलिए ये डिसेंड होते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहेगा तो हाई टेम्परेचर से जर्म सेल नष्ट हो जाएगा और स्टेरिलिटी कॉज करेगा। ये चीज़ें हैं, जनरल बातें हैं। अब यहाँ पर ये जो इंग्यूनल कैनाल है, इससे रिलेटेड एक बात और देखी गई है कि ये जो इंग्यूनल कैनाल है, बाद में मैंने क्या बताया, किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्मेटिड कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज ऑक्युपाइड बाय द स्पर्मेटिड कॉर्ड। बट देखिए दूसरा चीज़ क्या होगा, इंग्यूनल हर्निया, ये क्या होता है इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया में क्या होगा, देखिए इंग्यूनल हर्निया इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम इफ इंग्यूनल कैनाल रिमेन लार्ज, मान लीजिए ये इंग्यूनल कैनाल आफ्टर डिसेंडिंग लार्ज रह गई, ये ऑक्यूपाइज नहीं हुई, किससे नहीं हुई ऑक्यूपाइज, स्पर्मेटेड कॉर्ड से प्रॉपरली ऑक्यूपाइज नहीं हुआ और ये लार्ज रह गया, थोड़ा इसका स्पेस रह गया, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर का जो टिश्यू है, एब्डोमिनल कैविटी से जो टिश्यू है वो कहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाएगा, टेस्टिस के अंदर आ जाएगा, यानी स्क्रटम के, सॉरी टेस्टिस के अंदर नहीं, स्क्रटम के अंदर आ जाता है। तो स्क्रटम के अंदर, यानी इफ इंग्यूनल कैनाल रिमेन लार्ज, टिश्यू फ्रॉम द पेल्विक रीजन में एंटर इनटू द स्क्रटम, स्क्रटम के अंदर जब क्या 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 एंटर करेगा, टिश्यू एंटर करेगा। तो स्क्रटम में टिश्यू एंटर करता है, तो स्क्रटम का साइज अगर मान लीजिए एक पे बड़ा, एक पे टिश्यू आ गया, एक स्क्रटम पे, भले ही यहाँ टेस्टिस है और यहाँ पे टिश्यू जमा हो गया, तो इसका जो टेस्टिस है उसका साइज भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। इंग्यूनल हर्निया के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से टिश्यू इस इंग्यूनल कैनाल से होकर के और स्क्रटम में आ जाता है, ये है इंग्यूनल हर्निया। तो दीज आर द पॉइंट दैट आर रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए अभी हम स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, एक बार फिर देखते हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देखो बच्चों, टेस्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो टेस्टिस है, यहाँ पे ये टेस्टिस इज कवर्ड इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ये इसके बाहर और एक और होती है, एक मेम्ब्रेन और है, इस मेम्ब्रेन को हम बोल देंगे ट्यूनिका वेजिनैलिस, ये ट्यूनिका वेजिनैलिस है। और लास्ट में जो मेम्ब्रेन है वो है लूज स्किन, वो क्या है, लूज स्किन, और ये स्क्रॉटम बन जाता है। तो देखियो ये तो क्या हो गया, लूज स्किन है, ये है लूज स्किन, और ये जो सॉरी ये दूसरा है ट्यूनिका वेजिनलिस,
वेजिनलिस, ये कौन सा है, ये वाला पार्ट है। और ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाया है इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये है टिनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया, ये हो गया। अब क्या है, ये पूरा क्या है, टेस्टिस है, ये क्या हो गया, टेस्टिस। ओके, अब देखिए और इंटरनल चलते हैं। इसमें कुछ क्या है, टेस्टिस के अंदर सैक है, कंपार्टमेंट है। ऐसे कंपार्टमेंट एक नहीं है, लगभग 250 के अंदर 250 कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। मैं एक एक नाम यहाँ लिख देता हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया। चलिए दूसरा चीज़, अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर इस जगह पे यहाँ पे क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी हमने जो बनाया है, ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बताया है, सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स। ये भी कितना है, 1 2 3 है। एक कंपार्टमेंट के अंदर कितना है, 1 2 3 है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये एक नेटवर्क बनाती हैं। ये मान लीजिए ये यहाँ आई, ये इधर से आ गई, ये जुड़ गई, इस तरीके से इन्होंने क्या बना दिया, एक नेटवर्क बनाती हैं ट्यूब्स का, ये एक नेटवर्क बना देती हैं। तो ये जो नेटवर्क है, कॉमन आकर के ये फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है, ट्यूबुलर नेटवर्क बन जाता है। ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क बनता है, यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क जो बना है, यहाँ पे मैं अभी इसको प्रॉपरली, मतलब एक एक से आकर के वो कॉमन होकर के जुड़ जाता है। ये ट्यूबुलर नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, रेटिटेस्टिस। ओके, रेटिटेस्टिस हो गया। अब ये रेटिटेस्टिस एक और दूसरा कॉमन ट्यूब में आकर के, एक कॉमन ट्यूब के अंदर खुल जाता है। कॉमन ट्यूब्स होती है, उसके अंदर खुल जाएगा। ये जो कॉमन ट्यूब्स है, ये भी कितना है, 10 से 20 के बीच में कॉमन ट्यूब्स होती है। उन कॉमन ट्यूब्स में आकर के खुल जाता है। इन कॉमन ट्यूब्स को क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया में आकर के ओपन हो गया। कौन ओपन हुआ, रीटिटेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया लीड करता है एक सिंगल ट्यूब से, एक और ट्यूब से ये क्या करेगा, ये इसमें आकर के फ्यूज हो जाता है। और ये जो है इसका टेल वाला रीजन है, वो एक और ट्यूब बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है एपिडिडाइमिस है। और लास्ट में जो बनता है वो है वास डिफरेंस। अब यहाँ देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे क्या क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहला है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट 250 हैं। हर टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव द 1 to 3 seminiferous tubule. Each testicular lobule have 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स भी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को भी अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। यही इम्पोर्टेंट है, जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। और इसमें कुछ सेल्स और होती हैं। देखो ये तो है जर्मिनल एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल हैं ये है सर्टोली सेल्स। इनको क्या बोला जाता है, सर्टोली सेल्स। इनका अपना अलग फंक्शन है सर्टोली सेल्स का, क्योंकि ये जो सेल हैं इनको हमने क्या नाम दिया, सर्टोली सेल।
ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा हूँ। और ये जो है इसका ये है जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम की जो सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। इसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n है। इसकी प्लॉइडी 2n है। यही क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। ये कहाँ पे है? टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही ये गोल कर दीजिए और इस ट्यूबुल्स के अंदर ही क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है? सर्टोली सेल्स। अब जैसे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, यहाँ दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, यहाँ मान लीजिए तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, तो इनके आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइड का जो रीजन है, यहाँ पे भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे भी, जिसको लेडिक सेल्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड जो पाई जाती हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस के आउटसाइड में लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल भी इनको बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है। इनका जो काम है वो है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन। ये एंड्रोजन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल। डेवलपिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जर्म सेल मियोसिस में जा कर के और स्पर्म बनाती है। तो एक्चुअली में स्पर्म कहाँ बना? ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर बना। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज द साइट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, कि इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस वास्तव में कहाँ पे है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। ओके, चलिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाद जो दूसरा चीज़ आएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ द ट्यूबुल्स। ये सारी ट्यूबुल्स कंबाइन हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाती है और कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाती है। किसका? ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क बनाएगी। ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क बनेगा, यानी कि सारी ट्यूब से जो ट्यूब्स आती हैं सेमिनिफेरस की, तो वो फ्यूज हो करके एक कॉमन नेटवर्क बना देती है। और वो जो नेटवर्क है वही क्या है? रीटी टेस्टिस है। वो क्या कहलाएगा? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस लीड टू 10 to 20 स्मॉल डक्ट दैट आर कॉल्ड। अब ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि आप समझ लीजिए 250 कंपार्टमेंट है, हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, तो कम से कम अबव द 500 ट्यूबुल्स हो जाती हैं। लेकिन इनको इन 500 ट्यूबुल्स के नेटवर्क को ओपन होना है 10 to 20 ट्यूबुल्स में। तो फिर जाकर के यहाँ पे एक 10 to 20 ट्यूबुल्स का कॉमन ट्यूबुल्स होती हैं, जिसमें जाकर के ये ओपन होता है। यानी कि रेटिटेस्टिस लीड टू 10 to 20 स्मॉल डक्ट दैट आर कॉल्ड वासेफ्रेंसिया। वो क्या कहलाती हैं? वासेफ्रेंसिया। अब वासेफ्रेंसिया क्या करेगी? वासेफ्रेंसिया कम्स आउट फ्रॉम द टेस्टिस। देखो वासेफ्रेंसिया अब टेस्टिस से आउट आ गया, टेस्टिस से बाहर आ गया, एंड ओपन इनटू द सिंगल डक्ट। और एक सिंगल डक्ट में, ये जो डक्ट है सिंगल डक्ट में, ये सिंगल डक्ट है, इसमें आकर के ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया, सिंगल डक्ट में ओपन हो गया। अब सिंगल डक्ट है, इसको क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस है, कॉइल्ड है, पूरी तरीके से कॉइल्ड है, बट सिंगल डक्ट है। इसके अंदर कोई नेटवर्क नहीं है, फ्यूज्ड नहीं है, भले ही ये कॉइल्ड है बट कैसा है? सिंगल डक्ट है। और इस सिंगल डक्ट के अंदर ओपन होता है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। डक्टस एपिडिडाइमस, डक्टस एपिडिडाइमस। ओके, दूसरा है इस एपिडिडाइमस के अंदर अब काम क्या होगा? ये जो स्पर्म यहाँ बने थे, ये स्पर्म आकर के इस जगह पे जब आएंगे तो यहाँ मैचुरेशन होता है स्पर्म का, कि मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म दैट टेक प्लेस इन द एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म का क्या होगा? मैचुरेशन होगा। इसके बाद टेल ऑफ द एपिडिडाइमस, ये इसका टेल है, टेल ऑफ द एपिडिडाइमस ओरिजिनेट वास डिफरेंस। ये ओरिजिनेट करेगा वास डिफरेंस, जो कहाँ पे चल दिया? अब ये देखो नीचे की साइड में नहीं जा रहा, ये वापस असेंड हो रहा है, डिसेंड नहीं हो, असेंड हो रहा है। और कहाँ चला गया? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर कर गया। तो टेल ऑफ द एपिडिडाइमस ओरिजिनेट वास अ डिफरेंस दैट इज द मेजर साइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। इसी के अंदर इसकी पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस के अंदर स्टोरेज होता है किसका?
स्पर्म का। ओके, दिस इज द मेजर साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ओके, अब देखिएगा अब क्या होता है, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपके समझ में आ गई। अब ये जो पूरा का पूरा जो वास डिफरेंस गया है, कहाँ गया है ये वास डिफरेंस कहाँ पे गया है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब एब्डोमिनल कैविटी में ये जब जैसे ही जाता है तो एब्डोमिनल कैविटी में भी क्या है, यहाँ पे ये हमने बना दिया, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है। इस ब्लैडर पर ये मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। ये जो गया है, कौन गया है बताइए? वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या हो गया, इस तरीके का एम्पूला बना दिया। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से बना दें कि ये एम्पूला बना दिया, एम्पूला फूला हुआ स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, ये है एम्पूला। ये क्या है? एम्पूला है। एम्पूला किसका है? किसका एम्पूला है? वास डिफरेंस का है। वास डिफरेंस का एम्पूला जब बन जाता है, यानी कि ये एम्पूला बन गया, वास डिफरेंस का एम्पूला बनाया, एम्पूला सॉरी डबल एल लगा दीजिए यहाँ पे, एम्पूला। ओके, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब दूसरी एक स्ट्रक्चर और बनाने का प्रयास करिएगा कि इसी में ये जो प्लेस है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को बनाए हम, और इससे एक ट्यूब अराइज हुआ, ये ट्यूब बाहर निकला और ये ट्यूब इसके अंदर फ्यूज हो गया। किसके अंदर फ्यूज हो गया? किसके अंदर फ्यूज हो गया? एम्पूला के अंदर। इस ट्यूब को, ये जो ट्यूब है, यानी कि इससे जो ये ट्यूब निकला और ये ट्यूब कहाँ आकर के फ्यूज हो गया? एम्पूला के अंदर। ये जो ट्यूब है फ्यूज हुआ है, ये क्या है? इस स्ट्रक्चर को हमने बनाया है, ये वास्तव में क्या है? ये है सेमिनल वेसाइकल। इसी को सेमिनल वेसाइकल बोलते हैं। ये सेमिनल वेसाइकल है और ये डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसाइकल है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिटर हैं। ये कहाँ से आई हैं? किडनी से आई है। किडनी के पेल्विक वो रीनल जो ट्यूबुल्स होती हैं, वहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल ट्यूबुल्स, और फिर वहाँ से यूरिटर निकलता है। तो ये यूरिटर है, यानी किडनी से राइज हुआ और कहाँ आकर के ओपन होता है? ब्लैडर में। इसके थ्रू तो क्या आया है? यूरिन आया है, यूरिन आ गया। अब ये जो है, ये कौन किसको लेकर के आया है? इसमें क्या आया है? ये स्पर्म आया है। यहाँ पे क्या है? स्पर्म है। ये स्पर्म, इसके अंदर स्टोरेज साइट बताया था मैंने कि स्पर्म का ये स्टोरेज साइट भी है। ये सेमिनल वेसाइकल है, ये ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड का जिसको हमने नाम दिया था। अब यहाँ पे एक ग्लैंड और बना दीजिए। ये यहाँ पर और एक ग्लैंड है जो सिंगल ग्लैंड है, ये सिंगल ग्लैंड है। इसको क्या नाम दिया था हमने? आपको ध्यान है? क्या नाम दिया बताइए? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पे, इस रीजन पे आकर के, ये जो रीजन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसी रीजन पे आकर के, ये थोड़ा चलिए, ये कौन आएगा? ये अब डक्ट आएगा, ये डक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस डक्ट को हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है इस डक्ट को? कोई बताएगा? नहीं, इजेकुलेटरी डक्ट। ये है इजेकुलेटरी डक्ट। ये इजेकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, एक बार फिर देखो, स्पर्म कहाँ से आया? सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, रीटी टेस्टिस से, एंड वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, एंड देन एम्पूला। एम्पूला से यहाँ सेमिनल वेसाइकल का जो फ्लूइड है, जिसको हम सीमन बोलते हैं, वो इसमें मिक्स हो जाएगा और फिर जाकर के सीमन कहाँ आता है? ये क्या है? यूरिथ्रा। ये है यूरिथ्रा, जो ब्लैडर से अराइज हुआ यूरिथ्रा है। यहाँ यूरिथ्रा पे स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स होंगे, स्फिंक्टर्स क्या करेंगे? इसको रेगुलेट करते हैं। किसको?
यूरिनरी ब्लैडर की कंट्रोलिंग को, ओपनिंग को। ये इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं और यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होंगे। ये इस यूरिथ्रा की ओपनिंग को, इसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। एक दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, अब यहाँ से जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नाम को। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया, ये रीजन बनाया, इस पे एक ग्लैंड और है। इस ग्लैंड को नाम क्या दिया था? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। यहाँ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती हैं और यहीं से पेनिस जो है, पेनिस का रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये पेनिस का जो रीजन है वो इस प्लेस से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेनिस, ये कौन सा है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। और ये जो है ये क्या है? ये यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा कंटिन्यू रहेगा और दिस इज द पेनिस। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको थोड़ा मैं ऊपर बना देता हूँ। पेनिस का जो यहाँ हमने क्या बनाया है, ये यूरिथ्रा बनाया है। इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस पे हमने क्या बनाया है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिनको हम काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका ये जो रीजन है ये ग्लैंड पेनिस है। ये क्या है? ग्लैंड पेनिस है। ग्लैंड पेनिस। और ये जो पोर्शन है ये है यूरिथ्रल मीटस। ये यूरिथ्रल मीटस है। ये क्या है? ग्लांस पेनिस। ओके, ग्लांस पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। क्या है ये? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया रीजन पे ये जो मैं रीजन बनाया हूँ यहाँ पे, इसको हमने जो नाम दिया है, ये क्या नाम दिया है? एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस। ये ग्लैंड पेनिस यहाँ से फ्यूज हो जाता है। एंड इस पर जो स्किन है, फॉर स्किन, यहाँ पर जो रीजन है, इसके ऊपर का जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर स्किन। ये क्या है? फॉर स्किन है। इसका जो क्या आ जाएगा? ये फॉर स्किन। ये इसको बोलेंगे फॉर स्किन। थोड़ा सा डायग्राम कंस्ट्रक्टेड हो गया, बट आपने इस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, यानी कि रीटी टेस्टिस वगैरह, ये सारा स्टार्ट होकर के ये जो है रूट पूरा पेनिस तक। अब यहाँ पे सारा मैंने जो शुरुआत में आपको बोला था, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, accessory duct means rete testis, seminiferous tubules, epididymis, vas deferens, vas efferentia, all these are the accessory duct, but glands are seminal vesicle, prostate and bulbourethral glands. ये gland है वो 3, 1, 2 and 3. and external genitalia, penis, glans penis and foreskin. These are the external genitalia. This is the male reproductive system. Okay, in this system, glands are the important. These glands क्या करेंगी? अब एक बात और आप देखिएगा, जो लास्ट पार्ट है वास डिफरेंस का, ये सोलन पार्ट है और इसको हमने एम्पूला नाम लिखा है, एम्पूला। ठीक है, इस एम्पूला यूनाइट विद डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजेकुलेटरी डक्ट। या इससे यूनाइट होकर के और इसने इजेकुलेटरी डक्ट बनाया। इजेकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन इनटू यूरिथ्रा। यहाँ इजेकुलेटरी डक्ट किस में होती है? इसके अंदर ओपन नहीं होती, डायरेक्ट यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है। ये बात आपने समझनी है। बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमने केवल देखना है ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं। देखो इनके जो सीक्रेशंस होते हैं, ये सेमिनल वेसाइकल का और जो प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये कम से कम 60% पार्ट सीमन का ये बनाता है और 40% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। इन दोनों का जो कंटेंट है इनमें, जैसे सेमिनल वेसाइकल है, ये सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड में होता है, ये ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट का। आप सोचे कि एक ही सेमिनल वेसाइकल, नहीं, ये दो हैं। सेमिनल वेसाइकल कितना है जी, दो है। तो सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड में है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। और ये बलो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये भी पेयर्ड में है। तो सेमिनल वेसाइकल जो होता है ये दैट इज सीक्रेट एंड एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड विच कंसिस्ट 60% ऑफ द सीमन, 60% पार्ट ऑफ द सीमन। इट कंटेन फ्रक्टोज, फाइब्रोनोजन, यानी डिफरेंट जो है प्रोटीन है, फ्रक्टोज रिच होता है सीमन भी। और इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, क्लियर बताया मैंने आपको। एंड दैट इज अराउंड द यूरिथ्रा के चारों तरफ पाई जाती है। इट सीक्रेट ए मिल्की विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड। इट कंटेन सिट्रिक एसिड, क्लॉटिंग एंजाइम्स, यानी डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, क्लॉटिंग एंजाइम्स होंगे, और मिल्की फ्लूइड ये सीक्रेट करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये सब जो है कहाँ ओपन होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिथ्रा के अंदर। तो इसका और इसका दोनों का कंटेंट सीमन है। सीमन का रोल क्या हुआ, ये जो स्पर्म है, अब स्पर्म को स्विम करने के लिए ये सीमन जो है हेल्पफुल होता है। तो सीमन एंड स्पर्म दोनों जो है, स्पर्म का और ये सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल वेसाइकल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट फ्लूइड, ये सारा कंस्टिट्यूट करता है सीमन को, ठीक है, ओके। अब बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। इनका अलग रोल है कि ये भी पेयर्ड है। सीक्रेट इज एल्कलाइन एंड हाईली विस्कस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस। ये म्यूकस सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करेगा, दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है कि इसका स्टिमुलेशन जो होता है, कैसे इरेक्शंस एंड इंसेमिनेशन होगा, इसके लिए ये न्यूरल सिस्टम है, जिससे रिलेटेड है, न्यूरल हार्मोनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम जो है इसके पेनिस के इरेक्शंस एंड इंसेमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किस तरीके इजेकुलेशन के लिए, इजेकुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, किसके, इरेक्शन एंड इजेकुलेशन। चलिए मैं एक रूट चार्ट इसका बता देता हूँ किस तरीके से क्या होता है, क्योंकि जो ग्लांस पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस पर रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लांस पेनिस एंड फोर स्किन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द टच रिसेप्टर्स। यहाँ पे इस पे स्किन पे और ग्लांस पेनिस पे टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टच रिसेप्टर्स, ये सेंस को रिसीव करते हैं। जो टच रिसेप्टर्स होते हैं ये जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगा, और सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब होता है तो दैट इज एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो रिलीज करता है वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर हार्मोन को रिलीज करेगा। और वेसोडाइलेटर हार्मोन एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगा साइक्लिक ईएमपी से, और सेकेंडरी मैसेंजर जब बनेगा तो वो वेसोडाइलेशन करेगा। और वेसोडाइलेशन करने से क्या होगा, वेसोडाइलेशन जब होगा तो जो साइनस है उनके अंदर ब्लड भर जाता है। पेनिस का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें साइनस दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर ब्लड भर जाएगा, ब्लड फिल्ड हो जाता है, उससे पेनिस के अंदर इरेक्शन हो जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है। दूसरा चीज़ जो इजेकुलेशन प्रोसेस है दैट इज टेक प्लेस बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनका इसके अंदर रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं बच्चों। अभी तो हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हमने जो पढ़ना है आगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें क्या बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बेसिक फिजियोलॉजी है। किसका फिजियोलॉजी है, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म का। उसको नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम उस स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले, इसके जस्ट बाद में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज तो फिलहाल हम यहीं पर इसको बंद करते हैं बच्चों। थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखना है। चलिए, ओके, थैंक यू।